अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और आज मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स यंग फास्ट बॉलर्स आते हैं और जिनको इंजरी वगैरह कोई होती है और उसके बाद जब वो उनका कम बैक होता है या रिहेबिलिटेशन प्रोसेस उनका कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो दोबारा उस रिदम में उस फॉर्म में वापस क्यों नहीं आते और उनकी जो पेस है वो क्यों कट डाउन हो जाती है। इसमें जो सबसे बड़ी और प्रीमियर एग्जांपल है और मेरे लिए बहुत ही अफसोस की चीज़ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता था शाहीन शाह अफरीदी को, एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक पेसर था जो पाकिस्तान को मिला और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गुड लक थी कि इतना बेहतरीन पेसर, इतना सेंसिबल बॉलर पाकिस्तान को मिला था। और खूबसूरत उसकी हाइट थी, बहुत बेहतरीन उसका रनअप था, उसका मोमेंटम बहुत अच्छा अच्छा था, उसका जो बॉडी गैदर था वो बहुत अच्छा था और 147 148 बाज़ दफ़ा 149 पेस तक वो बॉलिंग करता था। मगर एक उसको इंजरी हुई है और एक इंजरी की वजह से उसका जो पूरा बॉलिंग का करियर है वो इतना ज़्यादा बैक में चला गया कि अब वो बिल्कुल पाकिस्तान टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एक बॉलर जो एक साल पहले 147 148 पे बॉलिंग कर रहा था, अब ये सडनली उसकी पेस में कट डाउन आया और 131 129 130 पे वो बॉलिंग कर रहा है। तो इसकी बेसिक वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि इसकी जो बेसिक रीजंस हैं, क्योंकि मेरा बेसिक मकसद यही है कि मैं लोगों को, पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड के करता रहता उनको अवेयर करता रहूँ कि ये जो पाकिस्तान के यंगस्टर नेचुरल टैलेंट आपके हाथ में आता है उसको किस तरीके से तबाह किया जाता है, उनका कैरियर किस तरीके से आपके जो नायल और सिफारशी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती करते हैं, मेडिकल स्टाफ से लेकर कोचिंग स्टाफ तक और मैनेजमेंट तक, वो किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं। तो शाहीन अफरीदी उसकी एक ब्राइट एग्जाम्पल है। अब इसको हुआ क्या कि इसको एक लेगामेंट की इंजरी हुई, नी इंजरी। बेसिकली जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं या प्लेयर्स होते हैं उनको ये जो लेगामेंट इंजरी है वो माइनर इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि बाद दफ़ा किसी चीज़ें स्ट्रक करने से होती है, ग्राउंड पर गिरने से होती है, डाइव लगाने से होती है, या कोई चीज़ अगर आपकी नी पे हिट कर जाए तो उस पर होती है। इनको जो पोस्टीरियर लेगामेंट था वो इंजर्ड हुआ। बेसिकली जो आपका नी होता है वो बेस करता है आपके जो 4 लेगामेंट्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। आपका जो एंटेरियर लेगामेंट है वो पीछे जाने से, पोस्टीरियर आगे जाने से, और उसके बाद फिर जो आपका मीडियल है और जो आपका साइड वाला लेगामेंट है, ये 4 लेगामेंट्स होते हैं। और जो आपकी बोन्स होती हैं, फेमर जो थाई बोन होती है उसके साथ, और जो आपकी शिन बोन जिसको आप टिबिया बोन कहते हैं, और जो आपका पटीला होता है, ये इसके साथ वो जो आपके चारों लेगामेंट्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। और वो जो नी की मूवमेंट होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ना ये साइड पे जाने देते हैं नी को, ना ये इनवर्ट जाने देते हैं, ना एक हद से ज़्यादा ऊपर ना पीछे जाने देते हैं। और ये जो शाहीन अफरीदी के केस में हुआ, ये इनका जो पोस्टीरियर लेगामेंट है नी का, जो सामने वाला, वो इंजर्ड हुआ है। वो इस पर जब आप गिरते हैं, आप डाइव करते हैं, तो आपको जो आपका सामने वाला जो टिबिया होता है, जो सामने नी के आगे आपका टेंडन निकला होता है, उस पर थोड़ा सा चोट आती है, तो आपका ये जो लेगामेंट है वो पीछे की तरफ चला जाता है। और इसको जज करने के लिए बड़ी इजी 1-2 टेस्ट होते हैं। हालांकि मेरा कोई इतना मेडिकल के साथ अलग वास्ता नहीं है। मैं एक सिंपली एक फास्ट बॉलर रहा हूँ, जैसे 150-60 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान को तीनों शोबों में रिप्रेजेंट किया हुआ। और अगर मुझे ये पता, तो आपके जो मेडिकल स्टाफ है, जो आपकी कोचिंग स्टाफ है, उनको किस चीज़ का क्यों नहीं पता था कि 2 सिंपल टेस्ट होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ, किसी को भी बता दें कि हमारा जो एक प्रीमियर फास्ट बॉलर है उसको इंजरी हुई है, तो उसको ये 2 टेस्ट कर दें, वो आपको बता देगा कि इसको ये जो कौन सा इसका एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, मीडियल है या लेटरल है, या लेगामेंट है, कौन सा डैमेज हुआ है। तो वो आपको इंजरी की साख्त ही बता देंगे। अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर आपको फ़ौरन उसकी एमआरआई करवानी चाहिए और आपको उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। अब हुआ क्या, नंबर 1 तो इनसे जज नहीं हुआ, उसको लेकर चलते रहे। उसका ये लेगामेंट इंजरी हुई है, ये ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में कन्वर्ट और फिर ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो गई और वो खेलने के काबिल नहीं रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप देखें कि इनका दिमागी लेवल आप चेक करें, और जो मैनेजमेंट का और कोचिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, वो उसको लेकर फिरते रहे। उनको यहाँ पर पहले खिलाया, फिर वहाँ से आप नैदरलैंड लेकर चले गए, नैदरलैंड में फिर तशखीस हुई कि ये है, फिर वहाँ से दुबई चले गए, फिर दुबई से इनको जब वापस उनको इंग्लैंड भेजना पड़ा, जहाँ पे उनका ये जो लेगामेंट है उसको ऑपरेट किया गया, उसकी सर्जरी की गई, और सर्जरी के बाद फिर वो दोबारा वापस आए। अब देखिए, चले यहाँ तक भी आप, ठीक है कि आप जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अमला था उसकी कोताही को आप इग्नोर कर सकते हैं, मगर उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली जो लेगामेंट है, इसका क्या होता है कि अगर आपका ये इंजर्ड हो गया तो आपको उसमें करना क्या होता है
कि आपको शुरू में इसका जो स्वेलिंग होती है, सर्जरी के बाद स्वेलिंग को 2-3 वीक लगते हैं, वो कंट्रोल होता है। माइनर सी आपकी उसको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती है। उसके बाद फिर जो अगले 2 से जो 6 वीक तक आपको वो जो बैलेंस की एक्सरसाइज होती है नी की, वो करवाते हैं। उसमें जो आपका क्वार्टर स्टेप है, जो आपका हैमस्ट्रिंग है या आपका काफ के मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। फिर जो तीसरा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस इसका होता है, जो 6 वीक से अबव तक चलता है, 3 माह तक, उसमें ये होता है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई जाती है, साइकिलिंग करवाई जाती है, रनिंग करवाई जाती है ट्रेडमिल पर, और जो आपकी जो वेट ट्रेनिंग थोड़ी सी उसकी लेग प्रेस वगैरह करवाए जाते हैं। और उसके बाद फिर 4 माह के बाद फिर आपका जो बॉलिंग आस्ता आस्ता आपको स्लो डाउन शुरू करवाई जाती है। और बॉलिंग रिहेबिलिटेशन इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग में, जो सबसे बाकी स्पोर्ट्स में इतना इंपॉर्टेंट हो या ना हो, फास्ट बॉलर्स में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशली जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अगर उसका राइट नी का लेगामेंट इंजर्ड है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के, वो 150% वो अगर ठीक हो जाए तो फिर उसको वापस आना चाहिए। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा इंजरी का शायबा हो, या आप रिहेबिलिटेशन के बाद आप प्रॉपर आप रिहेबिलिटेट ना किए और वापस आ जाएं, आपके दिमाग में इंजरी हो, थोड़ा सा आपके डाउट हो, तो फिर आपका जो सारा बॉलिंग एक्शन है वो शैटर कर जाता है। और जो बॉलिंग एक्शन आपका है वो बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव तरीन इश्यू होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जब आप जंप लेकर आप शिफ्ट करते हैं अपना लोड, तो बाकी गेम्स में आपको इतना शिफ्ट नहीं करना पड़ता। मगर जब एक बॉलर जंप लेता है और वापस आकर वो अपने नी पर लोड डालता है, तो जो उसका बॉडी वेट होता है, फ़र्ज़ किया कि अगर मेरा 80 केजी बॉडी वेट है, तो वो कुछ 6 गुना ज़्यादा होकर मेरा जो लोड पड़ेगा, जो मेरी फ्रंट लेग है या फ्रंट नी है, उस पर लोड पड़ेगा। तो इसलिए रिहेबिलिटेशन प्रोसेस या कंप्लीट फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब होना क्या कि शाहीन अफरीदी के केस में, या जो फास्ट बॉलर जो हमारे इंजर्ड होते हैं और वापस उनकी वापसी सही नहीं होती, वह होता क्या है कि जब वो प्री मेच्योर वापस आ जाते हैं, तो अब इनके दिमाग में इंजरी का शायबा था, पूरी तरह ये इनका प्लान मुकम्मल नहीं होता फिटनेस का। तो इन्होंने अपना जो नी था उस पर वेट शिफ्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा बाहर को मूव कर दिया, और उससे उनका जो पूरा बॉडी मैकेनिक था, बॉलिंग एक्शन था, वो शटर कर गया। आप अगर इंचज़ के हिसाब से, आप मिलीमीटर के हिसाब से, सेंटीमीटर्स के हिसाब से भी अगर आप अपनी जो मूवमेंट है, एक्शन को चेंज करेंगे, तो आपकी सारी क्वाइल जो है बॉलिंग की, वो इनकम्प्लीट हो जाएगी और इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी आपके रनअप में, रिदम में, मोमेंटम में, जंप में, और आपकी पूरी जो बॉलिंग की क्वाइल है वो ख़राब हो जाएगी। अब जब इन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया अपना लोड बाहर की तरफ, तो क्योंकि आपको पता है ये जब अर्ली ऑन ये बॉलिंग करते थे इंजरी से पहले, तो ये बहुत ही एक आप इसको कह सकते हैं कि इंतहाई मोहलक किस्म की ये इन स्विंगर लाया करते थे नए बॉल के साथ, और वो बहुत ज़्यादा लीथल और डेंजरस बॉल होती थी, किसी भी बैट्समैन को आउट कर देती थी। मगर जैसे ही वो लोड इन्होंने बाहर शिफ्ट कर दिया, इनका लोड इन्होंने शिफ्ट किया अपने शोल्डर के ऊपर, क्योंकि जब आप अपने फ्रंट नी पर लोड शिफ्ट नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेट किसी दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। आपने अपनी बैक लेग पे शिफ्ट करना चाहिए शुरू किया, आपका जो बैक लेग नी है वो ज़रूरत से ज़्यादा बेंड होना शुरू हो गया, उसको बेंड किया तो वेट सारा ट्रांसफ़र हो गया आपकी बैक पर और आपके जो लेफ़्ट शोल्डर है उस पर। तो उसके बाद फिर जो इनका सारा जो मोमेंटम था बॉलिंग का वो ख़राब हो गया। पेस इनकी 147-148 से डिक्रीज़ होकर वो कट ऑफ होती होती 135 से 130 तक आ गई। तो ये देखें कि एक छोटा सा माइनर सा इशू था, जिसको एक अगर सेंसेबल बंदा होता, मैं बार बार इसीलिए एजुकेशन की बात करता हूँ, स्पोर्ट्स साइंसेस की बात करता हूँ, जो हाईली एजुकेटेड कोचेज़ होते हैं उनकी ये वैल्यू होती है कि आपके जो प्रीमियर बॉलर्स होते हैं जिन्होंने आपको मैचेस जितवाने होते हैं, उनका कैरियर आप तबाह नहीं करते। जो आपने सिफारशी वगैरह अपना पूरा अमला वहाँ पर भर्ती करके रखा होता है, वो तो आपके नौजवान नस्ल के साथ खेल रहे होते हैं। ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि सिर्फ 24 करोड़ आवाम के लिए सिर्फ एक गेम है क्रिकेट की, और उसमें से आपको बेपनाह गली मोहल्लों में से टैलेंट आपको मैसर आ जाता है, और आप इसको जिस तरह चाहें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उनकी आप बर्बादी करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से इनका जो सारे का सारा जो एक्शन था वो शैटर हो गया। अब फिर उसके बाद जब इन्होंने बार बार वापस उस पुराने एक्शन में आने की कोशिश की, मगर वो एक दफ़ा जब आपका एक्शन ख़राब हो जाए तो उसको वापस ट्रैक पर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन्होंने अपना रनअप थोड़ा सा तेज़ कर दिया। इनके जो लीवर्स थे, जो उनके बाजू थे, बड़े मसल्स थे, इन्होंने उनको तेज़ करना शुरू कर दिया। आप इनका जो पुराना रनअप है वो निकाल कर देख लें, नया रनअप देखें, उसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। जंप में डिफरेंस नज़र आएगा, जो बैक लेग है उसमें डिफरेंस नज़र आएगा, जब बॉल डिलीवर करते हैं उसमें डिफरेंस नज़र आएगा, जब बॉल डिलीवर करने के बाद इनका जो मूवमेंट होती है पूरी बॉडी की, अब वो पूरी की पूरी वो स्क्वायर ऑन हो जाती है। आप अगर इनका क्लोजली वॉच करें, मेरा ख्याल कि पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसा बंदा है कि जिसने वॉच किया या नहीं किया,
मगर अगर क्लोजली उसको वॉच करेंगे तो वो ये कम्प्लीटली, अगर जब ये डिलीवर करते हैं तो इनका जो पोस्चर है वो टोटली उस मिड विकेट की तरफ कम्प्लीटली टर्न किया हुआ था। जो उनका फ्रंट लेग का जो टो होता है वो स्क्वायर लेग की तरफ गया होता है और बॉडी इनकी पूरी ट्विस्ट कर रही होती है मिड विकेट की तरफ। तो इस पोजीशन से आप कैसे बॉल को बाहर निकाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पेस जनरेट कर सकते हैं, नए बॉल को अंदर ला सकते हैं, पुराने बॉल को अच्छे तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, तो ये तो नामुमकिन तरीन चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि जिसने इनको मशवरा दिया था, जो इनको प्रीमेच्योर वापस लाया था, वो इनका असल कल्प्रेट है, क्योंकि इनको आप इसलिए सज़ा दोष नहीं दे सकते क्योंकि हमारे जो बॉलर्स होते हैं यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उनमें पावर होती है, वो जल्दी से जल्दी वापस आकर खेलना चाह रहे होते हैं। तो ये आपका जो ये सेंसिटिव इशू आपके जो कोचेज़ हैं, मैनेजमेंट है, जो आपका मेडिकल स्टाफ है, जो लोग दूसरे साथ हेड कोच वगैरह रखे होते हैं आपने, तो उनको अगर अल्लाह ताला ने अकल दी थी तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए था, इनके कैरियर को ख़राब होने से बचाना चाहिए था। यही कुछ इन्होंने नसीम शाह के साथ किया, यही मूसा खान के साथ, और जितने भी बाकी बॉलर्स हैं, ये सानुल्लाह है आपका, ये जो अभी एक खुरम शहजाद हैं, और बेशुमार बॉलर्स हैं, उनका ये कैरियर इसी तरह बर्बाद कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको राह रास्त पर लाए और उनको कोई अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमारे बॉलर्स हैं वो उनके शर से महफूज रहें। तो मैं यही दुआ कर सकता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और जो इसका थिंक टैंक है और जिसकी हाईएस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए, क्योंकि अगर इसी तरह काम चलाते रहे तो आपके पास तो जितना भी अच्छा बॉलर आएगा आपको उसको इसी तरीके से विद इन नो टाइम आप उसको ज़ाया कर देंगे। तो फिर एंड ऑफ द डे उसमें स्ट्रगल पाकिस्तान को करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलर्स विन मैचेस और बॉलिंग ही मैच जितवाती है आपको। तो अगर आप अपने अच्छे बॉलर्स को इस तरह ज़ाया करेंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होगा और आपका होगा। तो ये मेरा एक मकसद था इस वीडियो बनाने का, ताकि मैं क्लियर कर सकूं कि जो हमारे बॉलर्स हैं उनकी पेस क्यों कट डाउन हुई है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।